ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो 12वीं का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ से शुरू होता है एनसीईआरटी के हिसाब से। हमारी टेक्स्ट बुक में ये 5वां 6ठा कुछ चैप्टर है, 6-7 चैप्टर है तकरीबन। तो मतलब बहुत आगे का चैप्टर है हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, लेकिन एनसीईआरटी का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है ना। 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है एनसीईआरटी में। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाला पार्ट है, उसके बाद पोटेंशियल वाला पार्ट। तो वो दोनों चैप्टर को कंबाइन करके एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, समझे। तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए 1 महीना चलेगा ये चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे इसको याद करते चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे, उसको साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे, साथ साथ में याद करते रहेंगे। वो याद करवा दूंगा आपको, जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे याद कराते जाऊंगा उसको, ठीक है ना। आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक का मतलब या नाम का मतलब समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। एक क्या है, इलेक्ट्रो है, और दूसरा क्या है, स्टैटिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 वर्ड आते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 वर्ड आते हैं, कौन कौन से, एक आता है इलेक्ट्रो और दूसरा आता है स्टैटिक। इलेक्ट्रो बना है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रो किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज। तो बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रो का मतलब लिया गया है वो चार्जेस है। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर क्या है, चार्जेस। और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। क्या मतलब होता है, एट रेस्ट। यानी इस चैप्टर में हम उन चार्जेस की स्टडी करने वाले हैं जो रेस्ट पर है। कौन कौन से चार्जेस, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, और कोई आयन है, इस तरीके से होते हैं, पार्टिकल पे चार्ज होता है। तो उन पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे जिन पे चार्ज है और वो रुके हुए हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चल नहीं रहे, रुके हुए, रुके हुए चार्जेस की स्टडी कहां करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आपको बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक मतलब क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। क्या मतलब हुआ, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ये इसका मतलब हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बेसिकली, वो है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। उन चार्जेस की स्टडी जो रेस्ट पर हैं, जो रुके हुए हैं। अब अगर चार्जेस चलेंगे तो फिर कहां पढ़ेंगे, तो उसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रुके हुए चार्जेस की स्टडी, और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक, चलते हुए चार्जेस की स्टडी। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, उन चार्जेस की स्टडी जो रेस्ट पर हैं। चलो भाई ये तो समझ में आता है। अब बच्चों का एक सवाल आता है कि सर ये चार्ज होता क्या है। चार्ज तो हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, किसी आयन पे कोई चार्ज है, होता क्या है चार्ज। तो सबसे पहले उसी पे चर्चा करते हैं कि चार्ज होता क्या है, ठीक है ना। पहले इसको कॉपी करो जल्दी से। अब इसके बाद क्या, इसके बाद जो है अभी हम लोग देखते हैं कि चार्ज क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि चार्ज क्या है। तो आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखिए चार्ज क्या होता है, फिर मैं समझाता हूँ होता क्या है चार्ज। चार्ज, इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a particle or a body. It's an intrinsic property of a particle or a body due to which it experiences electric and magnetic effects, due to which it experiences इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक एंड लिख दो, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। समझाता हूं मैंने क्या बोला है, इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो इंट्रिंसिक का मतलब समझना है।
इंट्रिंसिक का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब खासियत, एक ऐसी खासियत है जो इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मतलब जिसका सोर्स नहीं मालूम, इंट्रिंसिक मतलब जिसका सोर्स नहीं पता। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, वो उसकी इंट्रिंसिक खासियत है। कहां से आई हमको नहीं मालूम, उसको इंट्रिंसिक कहते हैं। क्या आपको बात समझ आई? तो इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर किसी पार्टिकल पे चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो अगर उसके सामने कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बोलेंगे इसको। क्या आपको बात समझ में आई? अगर इस इलेक्ट्रॉन के सामने कोई प्रोटॉन आ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। अगर दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के सामने आ गए तो आपस में क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। अगर इस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के सामने न्यूट्रॉन आ जाए तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं? उस पर चार्ज ही नहीं है, उसके पास वो इंट्रिंसिक खासियत है ही नहीं, तो वो क्या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या आपको बात समझ आई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज क्या है, तो आप बोलेंगे वो एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से एक चार्ज पार्टिकल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। तो आगे के चैप्टर में बताऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा। इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा बताऊंगा कि चार्ज जब चलता है, रुका हुआ होता है या एक्सलेट करता है तो वो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करेगा, वो आगे प्रॉपर्टीज में बताऊंगा आपको। यहां तक क्लियर है क्या? चलो भी, तो क्या समझा, चार्ज क्या है, एक खासियत है। हम किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने। हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल निकालो, उसके पास कई सारी खासियतें हैं। उसमें से दो खासियत आप पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। एक पढ़ते हैं 11th में, मास, वो भी एक इंट्रिंसिक खासियत है आपके पार्टिकल। इंट्रिंसिक है, कहां से आया हमको नहीं मालूम, हम एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे हैं, लेकिन ठोस सबूत नहीं अपने पास कि कहां से आई वो खासियत उसके पास। बात समझ आई? उसके बाद उस पार्टिकल के पास और एक खासियत है जिसका नाम क्या है, चार्ज। क्या आपको समझ आ रहा है? तो अगर कोई पार्टिकल की हम लोग बात करते हैं तो पार्टिकल के पास कई सारी खासियत हो सकती है। दो खासियतों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक क्या है मास, एक क्या है चार्ज। दोनों कहां से आया हमको सोर्स नहीं मालूम, लेकिन वो खासियत उस पार्टिकल के पास है। मास की वजह से उस पार्टिकल में क्या आता है, भार आता है, वजन आता है। और चार्ज की वजह से वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। क्या आपको बात समझ आई? चलो भाई, ये समझ में आ गया होगा। तो क्या बोला मैंने, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। क्या आपको बात समझ में आई? चलो भाई, और एक डेफिनेशन लिखो, और करके और एक डेफिनेशन लिखो। इट्स अ प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की या बॉडी की, तो वो नहीं लिखा रहा हूं मैं। इट्स अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, it's a property due to which it interacts with other particles, due to which it interacts with other particles having the same property. Having the same property. So it's a property of a particle due to which it interacts. Interacts मतलब attraction या repulsive force लगाना, attractive या repulsive force लिख लो वहां पर। Here interaction means attractive or repulsive forces. Here interaction means attractive or repulsive forces. ये पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये क्या करता है, दूसरा पार्टिकल जिसके पास वो सेम टाइप की प्रॉपर्टी है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, सेम टाइप यानी चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, उस पर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्या आपको ये वाली एग्जांपल वहां पर भी बैठता हुआ नजर आ रहा है ना? तो ये क्या वो पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है प्रोटॉन जिसके पास चार्ज नहीं है? नहीं लगा सकता।
क्या आपको बात समझ में आई? क्लियर है? चलो भाई, तो चार्ज क्या है, आज से क्या याद रखेंगे? प्रॉपर्टी है, खासियत है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या है वो? खासियत है। किसकी खासियत है? मटेरियल पार्टिकल की खासियत। दो खासियत है हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सी? मास और चार्ज। तो 11वीं में क्या पढ़े? मास वाली खासियत के बारे में पढ़े। तब तक तो चार्ज का कोई डिस्कशन ही नहीं था, लेकिन जैसे ही 12th में एंटर करते हैं अब चार्ज वाली खासियत पढ़नी है। अब सब कुछ इमेजिनरी है, सोचना है, इमेजिन करना है। क्या आपको समझ में आ रही बात? ठीक है ना? चलो भाई, तो यहां तक तो अपने को कुछ कुछ बातें क्लियर हो गई। अब जो है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि चार्ज का यूनिट क्या है, फिर उसके डायमेंशंस क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर उसके ऊपर मैं आपको सवाल कराऊंगा। ठीक है ना? चलो भाई, तो इसकी स्लाइड्स वगैरह सारी मेरी बनी हुई है लास्ट ईयर की, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए थे मैंने, लेकिन क्योंकि मुझे तुम लोगों को ये याद करवाना है इस वजह से मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो याद करवा दूंगा मैं लेक्चर के एंड तक, जितना मैंने पढ़ाया पूरा याद करा दूंगा हर लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक? और जो स्लाइड्स बनी हुई हैं उसका आज मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, घर पे उसके सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। उसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्लासरूम में कराऊंगा, लेकिन जो डिफरेंट डेटा वाले सवाल है वो आप ट्राई कर लेना। ठीक है ना? चलो, तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया। अब जो है इसके बाद हम लोग इसके यूनिट्स की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे यूनिट्स। तो चार्ज के यूनिट्स क्या है? तो चार्ज का सबसे पहले जो उसका एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। ठीक है ना? तो चार्ज का सबसे पहले क्या होता है? यूनिट कूलम होता है। कूलम होता है, और ये कौन सा यूनिट है उसका? एसआई यूनिट है। कूलम क्या है? एसआई यूनिट है। ठीक है ना? उसके बाद इसके और भी कई सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे एक होता है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, ESU। ESU, या फिर इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ठीक है ना? फ्रैंकलिन। तो ये इसका कौन सा यूनिट है? CGS यूनिट है। कौन सा है? CGS यूनिट। ठीक है ना? CGS यूनिट होता है। और इसका जो होता है ना, 1 कूलम इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ये होता है, एक कूलम कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। क्या ये? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है? क्लियर है? चलो, तो ये हो गया स्टैट कूलम। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये क्या है? फ्रैंकलिन। इसी CGS यूनिट्स है। और भी इसके यूनिट्स हैं, जैसे एक यूनिट है एब्सोल्यूट कूलम। क्या है? एब्सोल्यूट कूलम। इसको एप कूलम कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं? एप कूलम। ठीक है? तो एब्सोल्यूट कूलम क्या होता है? तो एब्सोल्यूट कूलम भी एक यूनिट है, और एक भी यूनिट है, वो क्या है? फैरेडे। क्या यूनिट है? फैरेडे। ठीक है ना? तो 1 एब्सोल्यूट कूलम 10 कूलम के बराबर होता है। एक एब्सोल्यूट कूलम किसके बराबर होता है? 10 कूलम के बराबर होता है। ठीक है ना? उसके बाद और एक यूनिट है इसका, और एक यूनिट क्या है? और एक यूनिट है लास्ट में फैरेडे। क्या यूनिट है? फैरेडे। फैरेडे भी इसका यूनिट है, फैरेडे। और फैरेडे जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है इसका। ठीक है ना? ये कैसा यूनिट है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है? एक फैरेडे कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, अभी आपको समझ में आएगा ये। ठीक है? वो कितना होता है? 96,500 कूलम होता है एक फैरेडे। यहाँ तक क्लियर? ठीक है? तो ये सारे यूनिट्स आपके सामने लिख दिए मैंने। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। उसके बाद उसका CGS यूनिट क्या है? बोलो। स्टैट कूलम है, या फिर क्या है? फ्रैंकलिन है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। सही है? एक स्टैट कूलम के, एक कूलम कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला आप? तीसरा यूनिट एब्सोल्यूट कूलम। क्या होता है? एक एब्सोल्यूट कूलम 10 कूलम के बराबर। ठीक है? उसके बाद लास्ट में क्या है? फैरेडे। फैरेडे लार्जेस्ट यूनिट है। क्या है वो? 1 फैरेडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। बात समझ आई? कॉपी करो। ठीक है? अब जो है इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट है। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से वो क्या करता है? दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पे क्या करेगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। उसके बाद क्या देखा? यूनिट्स ऑफ चार्जेस देखे। क्या होते हैं यूनिट्स ऑफ चार्जेस? बोलो। कूलम होता है। कूलम सबसे ज्यादा काम आने वाली यूनिट है। क्या है? कूलम। बाकी याद हो नहीं हो चलेगा, कूलम पता होना चाहिए। ठीक है? लार्जेस्ट कौन सा है? फैरेडे। स्मॉलेस्ट कौन सा है? हाँ, स्टैट कूलम हो गया, या ESU हो गया, या फ्रैंकलिन, तीनों नाम है उसके। ठीक है ना?
चलो ये भी हो गया। अच्छा, एक और चीज, ये जो आपका एब्सोल्यूट कूलम है, इसका और एक नाम होता है, इसका और एक नाम होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी कहते हैं उसको। ठीक है, चलो लिख लो उसको भी, कभी कभी वो एंट्रेंस एग्जाम में यूनिट में ही खेल जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी नाम होता है उसका, एब्सोल्यूट कूलम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो ये तो अपने को यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको एल्गोरिथम बताया था मैंने। क्या था एल्गोरिथम? फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, यूनिट, एमएलटी, यही था। तो इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या है? चार्ज है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? चार्ज है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? करंट इनटू टाइम। 10th में आपने पढ़ा होगा, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये पढ़ा है ना। तो ये क्यू चार्ज ही तो है, इसको इधर भेज दो, तो क्यू क्या होगा? I इंटू टी। बात समझ आई? तो ये होगा करंट इनटू टाइम। तो दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू क्या आया? I इंटू टी आया। यहाँ तक सबको क्लियर? ऐसे है। अब क्यू के डायमेंशंस लिखने, तो क्यू के डायमेंशंस लिखने, तो आई के आई क्या है? करंट है। आई क्या है? करंट है। करंट अपने आप में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो ये A1, टाइम भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका क्या आएगा? T1। ये बनेगा इसका डायमेंशन। यहाँ तक सबको क्लियर? ये बना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसमें फॉर्मूला भी, अच्छा अभी चार्ज का डेफिनेशन नहीं बताता हूँ मैं, कि अगर कोई कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाता है। ठीक है, अभी रहने दो उसको, आगे करंट में बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, लिखो इसको, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ। हो गए। अब इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है अभी हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, आइए एक एक करके डील करते हैं, और इसी में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था लास्ट ईयर में, मैंने पूरी प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ाई और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस कराए। इस बार मैं क्या करूंगा, आपको जो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको वहीं इन बिटवीन करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहला है कि चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। चार्ज 2 टाइप का होता है बेटा। एक कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज, और एक कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब शुरुआत में एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसको ये समझ आया कि 2 टाइप के असल में चार्ज है। एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज, एक क्या है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था उसको समझ में आ गया दोनों डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं। तो उसने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था उसने बोला कि इसको मैं नेगेटिव मानता हूं, और प्रोटॉन पे जो चार्ज था उसने बोला मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होना ये प्योर कन्वेंशन है, जबकि इलेक्ट्रॉन इतने काम का है अपने, ज़्यादातर तो इलेक्ट्रॉन ही काम आएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही काम आएगा, आप देखेंगे आगे। लेकिन वो एक प्योर कन्वेंशन है। क्या है? प्योर कन्वेंशन। ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे जो है ये कन्वेंशन है, शुरू में मान लिया गया तो अब वही चलता रहे। और प्रोटॉन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव, वो शुरू में मान लिया गया वही चलता है। अगर शुरू में ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर शुरू में ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे अब क्या चलता? पॉजिटिव चार्ज। क्या आपको बात समझ आई? ठीक है ना। तो 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है ना, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये समझेंगे, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये तो पता ही है अपने को ऑलरेडी, है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी में बोलता हूं, लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। अब लाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपल करेंगे। लाइक चार्जेस है ना ये, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपल करेंगे।
जो अनलाइक चार्जेस है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बेसिक बात तो सबको पता है, लेकिन प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ तो एक बार रिवाइज करानी थी। सबको समझ में आया? ठीक है ना। तो चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब तीसरी बात बताता हूँ। तीसरा ये है कि चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है वो, स्केलर क्वांटिटी, एंड हैज नो डायरेक्शन। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब अगर वो स्केलर है, मतलब हम लोग उसको नंबर्स के जैसा क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फोर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसा ये लिखो, फिर मैं आगे और चीजें बताता हूँ। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, मेरे साथ में लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। कौन सा चार्ज इसमें मैग्नीट्यूड में बड़ा है? -2 कूलम एंड +2 कूलम। दूसरा क्वेश्चन है -3 कूलम एंड +1 कूलम। चलो आंसर बताओ, कौन सा चार्ज इसमें से बड़ा है? बोलो बोलो। -2 कूलम या +2 कूलम, कौन सा चार्ज बड़ा है इसमें? बोलो। नंबर लाइन याद आ रही कि नहीं? बोलो। अच्छा, जब हम लोग वेक्टर सॉल्व करते हैं, वेक्टर्स पढ़ते हैं, तो मैंने बताया था उसमें माइनस या प्लस क्या बताता है? माइनस या प्लस का सिग्निफिकेंस क्या है उसमें? डायरेक्शन। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें तो डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो इसमें माइनस या प्लस का सिर्फ मतलब है नेचर बताना कि वो पॉजिटिव टाइप का है कि नेगेटिव टाइप का। बात समझ आई? इसमें नंबर लाइन के ऐसे कंपेयर मत कर लेना। नंबर लाइन में क्या होता है, 2 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन -1 इज ग्रेटर देन -2। नंबर लाइन में होता है ना, नेगेटिव साइड पे क्या होता है, -1 ज्यादा है, -2 कम है। ऐसे ही होता है ना। इसमें ऐसा मत करना। नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, बस क्या बता रहा है वो, नेचर बता रहा है। समझे? बताओ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। बात समझ आई? -2 कम नहीं है, -2 बता रहा है बस वो नेगेटिव टाइप का चार्ज है। बात समझ आई? मैं यहाँ लिख के देता हूं तुम लोग को, इन चार्जेस नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ओनली इंडिकेट्स द नेचर ऑफ चार्ज। समझे? जब आपको चार्ज को कंपेयर करना है तो साइन को कंसिडर मत करना, बस मैग्नीट्यूड देखो उसका। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, -2 कूलम इज इक्वल्स टू +2 कूलम। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है। आपको बात समझ आई? तो दोनों बोथ आर इक्वल। ठीक है, ए में बोथ आर इक्वल। -2 कूलम इज इक्वल्स टू +2 कूलम। ठीक है, ऐसे। सेकेंड पार्ट में बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? -3 तो कम होगा नहीं, नहीं, माइनस प्लस नहीं देखना है। क्या आएगा बोलो, -3 कूलम इज ग्रेटर देन क्या आएगा, +1। मैग्नीट्यूड देखो, कौन ज्यादा, 3 ज्यादा, एक कम, तो -3 कूलम ज्यादा होगा। समझ आया? ये मतलब है। क्लियर है ना सभी को? ऐसा। चलो ठीक है ना। तो शुरुआत में एक्सेप्टेंस नहीं रहता, समझ नहीं कैसे हो गया, नेगेटिव ज्यादा हो गया, पॉजिटिव कम हो गया। आप ऐसे भी सोचो कि जब आप बचपन में पढ़ते थे कि 7 × 1/7 या 7 × 1/7, ये दोनों सेम चीजें थी, लेकिन जैसे आप वेक्टर्स में आ गए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक डॉट मल्टीप्लिकेशन हो गया।
बात समझ आई? ऐसा है। तो जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो चीज़ों का मतलब बदलेगा, है ना। तो जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी वैसे वैसे इसका मतलब बदलेगा। तो यहाँ पर जब चार्जेस को कंपेयर कर रहे हैं तो साइन को नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर साइन डायरेक्शन बता ही नहीं रही, सिर्फ वो नेचर बता रहा है चार्ज का। ठीक, चलो भाई। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। आई गेस आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यहीं लिख लेते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 3 हो गई, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी यहीं लिख देता हूँ। चौथी प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर क्या मतलब होता है? जैसे आपके पास, अभी लिखना नहीं, सुनो ध्यान से। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है, यहाँ +5 कूलम का एक चार्ज है, -2 कूलम का चार्ज है। मैं आपसे पूछता हूँ टोटल चार्ज बताओ क्या आएगा? 5 - 2 कितना आएगा? अरे स्केलर क्वांटिटी है ना, कंपैरिजन में साइन नहीं देखना है, सॉल्व करते टाइम तो देखना पड़ेगा, है ना। चलो भाई, तो बोलो नेट चार्ज क्या होगा? बोलो नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज क्या होगा? Q1 + Q2। बोलो Q1 क्या है? 5 कूलम। Q2 क्या है? -2 कूलम। बोलो 5 - 2 3 कूलम। ऐसे मैंने क्या बोला? स्केलर क्वांटिटी है, जैसे नंबर्स प्लस माइनस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही करने का। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है सिंपल अलजेब्राइक रूल्स को फॉलो करेगा वो। थर्मोडायनेमिक्स में बताया था मैंने, है ना। ऐसे ठीक है। चलो भैया, आई गेस ये आपको समझ में आ गया। कॉपी कर लो लास्ट पॉइंट, ठीक है। ऑन किए? ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया, चार्जेस आर एडिटिव नेचर। इसमें अगर और 3-4 चार्जेस भी दे देता तब भी टोटल मिला के लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। चलो ये भी समझ में आता है। आगे चलते हैं। आगे क्या? अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग की 2-3 प्रॉपर्टीज तो आपको पहले से मालूम है। अभी जो प्रॉपर्टी आपको बताई, जैसे एडिटिव वाली प्रॉपर्टी और डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी, ये आपके लिए कुछ नया है, ठीक। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले भी पढ़ाया है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड कुछ चाहिए, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर क्या है? 6th 5th। तो ये है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब ये क्वांटाइजेशन क्या है? ठीक है, कुछ नहीं लिखना अभी, सब यहां पर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। क्वांटाइजेशन क्या है? इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बताता हूं। चार्जिंग क्या है मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन असल में चार्जिंग होती क्या है? अगर मैं बोलता हूं कि मुझे एक बॉडी को चार्ज करना है, मतलब मुझे उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने या तो उस पर इलेक्ट्रॉन देने। क्या आपको समझ आ रहा है? चार्जिंग क्या है? बेसिक तौर पे आप बोलेंगे प्रोटॉन भी तो आ सकता है। प्रोटॉन निकालना बहुत महंगा प्रोसेस है, समझे। तो आम तौर पे लूज टर्म्स में कह रहा हूं कि अगर हम लोग बात करते हैं कि चार्जिंग क्या है, तो एकदम लूज डेफिनेशन ये होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज चार्जिंग। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इसी को चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो असल में चार्जिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने के प्रोसेस को चार्जिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्जिंग करते हैं। प्रोटॉन निकालने के लिए न्यूक्लियस तोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन कराना पड़ेगा, बहुत महंगा प्रोसेस है ना। चलो, तो चार्जिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब ध्यान से सुनना, ये आपको ऑलरेडी पता है कि अगर एक बॉडी से, बेटा ये न्यूट्रल बॉडी है फॉर एग्जांपल, एक न्यूट्रल बॉडी आपके पास है, न्यूट्रल है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फॉर एग्जांपल पहले समझो कि न्यूट्रल बॉडी के पास 100 पॉजिटिव चार्ज थे, 100 नेगेटिव चार्ज थे। न्यूट्रल बॉडी के पास कितने पॉजिटिव थे? 100 पॉजिटिव चार्ज थे और 100 नेगेटिव चार्ज थे। 100 प्रोटॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन थे मान लो। अब मैं क्या कर देता हूं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, तो क्या आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया? इक्विलिब्रियम क्या बना हुआ था? 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव को बैलेंस कर रहे थे, बॉडी न्यूट्रल थी। लेकिन जैसे ही बेटा आपने एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाल दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, 100 पॉजिटिव हो गए और 99 नेगेटिव हो गए। डोमिनेटिंग कौन है? पॉजिटिव।
बॉडी पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बात समझ आई? तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला तो बेटा इसके बाद बॉडी पे 100 क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। 99 क्या हो जाएंगे? यानी 100 प्रोटॉन हो जाएंगे, 99 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और बॉडी पे +1 यानी प्लस ई का चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्लस ई का चार्ज आएगा। अब यही बॉडी से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता तो अब क्या हो जाता बताओ? 98 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, और इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाता? +2e का चार्ज आ जाता। क्या आपको समझ आया? तो अगर बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और +e का चार्ज आएगा। क्या समझ आया? याद रखना ही है। +1 भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर क्या है? +e बोलना। e का वैल्यू अभी लिखाऊंगा मैं आगे। तो बॉडी से अगर इक्विलिब्रियम था, न्यूट्रल बॉडी थी, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +e का चार्ज आया, 2 निकले तो +2e का चार्ज आया, 5 निकले तो +5e का, 10 निकले तो +10e का, n इलेक्ट्रॉन निकले तो +ne का चार्ज आया। समझे क्या? तो इसका मतलब ये हुआ इन जनरल कि अगर मैं n इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूं तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +ne का चार्ज आएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, निकलेगा, तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। n इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होंगे तो बॉडी पे +n का चार्ज आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? क्लियर। अब इसका दूसरा पार्ट समझते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? ये बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, 100 पॉजिटिव चार्ज थे यानी 100 प्रोटॉन थे और 100 इलेक्ट्रॉन थे। अब मैं इस बॉडी, अभी इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? है। 100 पॉजिटिव ने 100 नेगेटिव को बैलेंस किया हुआ है। अब मैं इस पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दे देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया मैंने बाहर से। अब बताओ क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब हो गया। कितने पॉजिटिव हो गए? 100। कितने नेगेटिव हो गए? 101। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इस पे जो चार्ज आएगा बेटा वो कौन सा आएगा? बोलो। 100 पॉजिटिव चार्ज, 101 नेगेटिव चार्ज, तो उसमें -e का चार्ज आएगा। बात समझ आई? क्योंकि कौन डोमिनेटिंग है अब? नेगेटिव, तो इस वजह से -e का चार्ज आ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन भेज देंगे तो -2e का चार्ज आ जाएगा, -2e का चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना? चलो भाई, यहां तक सबको क्लियर है? 10 इलेक्ट्रॉन भेज दूंगा तो -10e का चार्ज आ जाएगा, है ना? n इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो -ne का चार्ज आ जाएगा। क्या आपको समझ आया? तो इसका मतलब अगर ne इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है बॉडी तो बॉडी पे -n का चार्ज आता है, +ne का, और यहाँ पर -ne का चार्ज आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो अगर n इलेक्ट्रॉन बॉडी ने गेन कर लिया तो कितना चार्ज आ गया? -ne का, और n इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो +ne का। समझ आया? इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नेगेटिव की तादाद बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना चार्ज आएगा। 50 इलेक्ट्रॉन निकल गए, +50 का चार्ज आएगा। 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, -100e का चार्ज आ जाएगा। क्या आपको समझ आया? अब मुझे बताओ, मैं बोलता हूं कि अनस बोल रहा है कि बॉडी पे चार्ज आया है 50.5e का, +50.5e का। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? बॉडी पे चार्ज कितना आया है? बॉडी पे चार्ज आया +50.5e का। सही है गलत है? गलत है। कैसे गलत है? आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूरा आएगा, जाएगा तो पूरा जाएगा, आधा अधूरा थोड़ी आएगा जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? तो असल में चार्जिंग क्या थी? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का प्रोसेस, है ना? एक इलेक्ट्रॉन आया तो -e का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गया तो +e का चार्ज। क्या आपको समझ में आ रहा है? कभी भी वो डेसिमल में नहीं हो सकता। क्यों नहीं? चार्जिंग किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा थोड़ी जाएगा, नहीं जा सकता। इसका मतलब हर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता बॉडी पे। क्या आपको बात समझ में आई? बॉडी पे चार्ज क्या हो सकता है बताओ? अगर पॉजिटिव हुआ तो, अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो 1e हो सकता है, 1.5e, 2e हो सकता है। 2e कब होगा? +2e कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। +3 कब होगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन। क्या 3.2e हो सकता है? नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। क्या आपको बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी पे जो चार्ज है उसका वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता है,
कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही हो सकती है बॉडी पे चार्ज। बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है वो क्या हो सकता है, +1 ही या -1, +2 ही या -2, +3 या -3। क्या आपको बात समझ में आई? क्या 2.5 ही हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 3.7 हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब है बॉडी पे जो चार्ज है उसका एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है जिसमें जो वैल्यू लेगा, ई के आगे का जो नंबर होता है वो हमेशा इंटीजर ही होगा, वो कभी डेसिमल में नहीं आ सकता। तो अब मैं वो पॉइंट आपको बताता हूं। यहां तक सबको क्लियर है? चलो भैया, आपको समझाने के लिए था, आप चाहो तो उसको लिख लेना, ठीक है, लिख लो उसको, लिख लो उसको। चलो भाई, प्रॉपर्टी कौन सी है? फिफ्थ है शायद ना। फिफ्थ क्या है प्रॉपर्टी? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। बॉडी पे जो चार्ज होगा, है ना, जो चार्ज होगा वो प्लस और माइनस एन ई के बराबर होगा, प्लस और माइनस एन ई के बराबर होगा। या तो बॉडी पे प्लस एन ई चार्ज आ सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +10 ही हो जाएगा। क्या 10.5 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो n का वैल्यू पे यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, n मस्ट बी इंटीजर। n क्या होना चाहिए? इंटीजर। समझता है ना? इंटीजर्स का सेट क्या होता है? इंटीजर्स का सेट क्या होता है? -∞ से, बोलो, -2, -1, इस तरीके से, है ना, -1 0 फिर +1 एंड +∞ तक। बात समझ आई? तो n क्या है? इंटीजर है। नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है। जीरो का कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो n क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। याद रखना, ये फैक्ट काम आएगा आगे के सवाल में। यहां तक सबको क्लियर है? तो क्वांटाइज्ड मतलब क्या हुआ? क्वांटाइज्ड मतलब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी अगर क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब वो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, वो स्पेसिफिक वैल्यूज ही ले सकता है। बॉडी पे जो चार्ज है, क्या वो कुछ भी हो सकता है? आंसर है नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैंने आपको वहां पर भी बताया था ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में एग्जांपल के तौर पे। जैसे अपने पास एक ऐसा स्लोप है, ये यहां से 20 मीटर का डिस्टेंस है, ये हाइट है, 20 मीटर की हाइट है। अब यहां से कोई पर्सन चलना शुरू होता है, अब वो यहां पर कहीं पर भी तो जा सकता है ना। यहां पहुंचा फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी हाइट हो गई फॉर एग्जाम्पल, अभी हाइट हो गई फॉर एग्जाम्पल 5.2 मीटर। यहां पहुंचा तो हाइट हो गई फॉर एग्जाम्पल 15.3 मीटर। तो इसका मतलब जब वो इस स्लोप पे चढ़ेगा तो इसकी हाइट कुछ भी हो सकती है। 0 मीटर से शुरू करेगा, 0.1 मीटर भी हाइट हो सकती है, 0.2 मीटर भी हो सकती है, 0.3 मीटर, 0.4 मीटर, कोई भी हाइट हो सकती है, कुछ भी हाइट हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने है, ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने है जिसमें ये हाइट फिर से 20 मीटर है। अब वो पर्सन यहां पर है, ये 2-2 मीटर का गैप है। कितना? ये 2-2 मीटर का है, ठीक है ना। अब बताओ, जब पर्सन कहां कहां जा सकता है? या तो पहले स्टेप पे या तो दूसरे स्टेप। हवा में थोड़ी रह सकता है, नहीं रह सकता। या तो पहले स्टेप पे या तो दूसरे स्टेप पे या तो तीसरे स्टेप पे या तो चौथे स्टेप पे। क्या आपको समझ आ रहा है? तो उसकी हाइट क्या क्या हो सकती है बताओ? या तो 2 मीटर या तो 4 मीटर। 2 और 4 के बीच में तो हवा में तो नहीं रह सकता। 2 और 4 के बीच में हाइट कुछ नहीं हो सकती उसकी। क्या तुमको समझ आया? या तो 6 मीटर, 4 और 6 के बीच में कोई हाइट नहीं हो सकती उसकी। तो इस सिचुएशन में हाइट क्या है? क्वांटाइज्ड है। और यहां पर हाइट क्वांटाइज्ड नहीं है, हाइट तो कुछ भी हो सकती है। क्या आपको बात समझ आई? तो यहां पर हाइट क्या है? क्वांटाइज्ड है। हाइट इज नॉट क्वांटाइज्ड, यहां तो हाइट क्वांटाइज्ड नहीं है। और यहां पर क्या है? हाइट इज क्वांटाइज्ड, है ना। हाइट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब हाइट कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है, कुछ कुछ वैल्यूज ही हाइट ले सकता है। क्या आपको बात समझ आई? हाइट की कुछ भी वैल्यू यहां पर नहीं हो सकती। अब जिस अमाउंट से यहां पर हाइट वेरी कर सकती है वो क्या है? जिस वैल्यू से वो वेरी कर रही है वो 2 मीटर है। 0, उसके बाद 2 मीटर या 4 मीटर या 6 मीटर। तो हाइट क्या क्या हो सकती है यहां पर बताओ? या तो 0 मीटर या तो 2 मीटर। 0 मीटर मतलब नीचे का रहेगा तो 0 मीटर, या तो 4 मीटर या तो 6 मीटर एंड सो ऑन। 0 2 मीटर के बीच में गैप कितना है? 2। 2 और 4 के बीच में गैप कितना है? 2।
4 और 6 के बीच में गैप कितना है 2। तो ये जो गैप होता है ना जो फिक्स वैल्यू से वो चेंज हो रहा है, वो फिक्स्ड वैल्यू को ही क्वांटा कहते हैं। समझ आया? उस फिक्स्ड वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? क्वांटा। समझ में आ रही बात? तो जो फिक्स वैल्यू से ये वेरी कर सकता है वो क्या है? क्वांटा। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहां पर क्वांटा क्या है? 2 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जिससे वो वेरी कर रहा है। समझ आया? ऐसा, इसको क्वांटा कहते हैं। अब बॉडी पे जो चार्ज है, अब बॉडी पे चार्ज क्या हो सकता है बताओ? यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। तो बॉडी पे चार्ज क्या हो सकता है? देयरफॉर चार्ज ऑन बॉडी कुड बी, क्या बोला मैंने? क्यू इज इक्वल टू क्या बोला है मैंने? प्लस और माइनस एनी, है ना? ई क्या है इसमें वो भी लिखा देता हूं पहले। ई क्या है ये लिख देता हूं मैं हियर। ई क्या है? वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सब ई है। इसका वैल्यू कितना होता है बता सकते हो? ई का वैल्यू क्या होता है बोलो? 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस समझ आई? कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझे? तो ई का मतलब ये होता है और ई का वैल्यू ये होता है। अब बॉडी पे जो चार्ज क्या हो सकता है? बॉडी पे चार्ज हो सकता है, अभी बताया मैंने, प्लस और माइनस एनी। दुनिया में कोई भी बॉडी है उस पर अगर चार्ज है तो वो इसी फॉर्मेट का होगा। अब एन का, एन क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। तो एन का वैल्यू या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, प्लस और माइनस जो भी, ऐसे। तो अब बताओ, पहला वैल्यू लिखते हैं। तो प्लस और माइनस क्या हो सकता है बॉडी पे चार्ज? बोलो 1 लिखेंगे तो क्या होगा? 1.1, इधर पे 1 आ गया। और ई का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको 1 इंटू 1 को हटा देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या फिर n की जगह क्या लिखेंगे? 2। तो 2 इंटू क्या आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो ध्यान से, 16 का टेबल चल रहा है ना? चलो बताओ, अब तीसरा क्या होगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻�9 कितना होगा? 48, 4.8। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर बताओ आगे, हाँ कितना होगा? 64, 16 4 64। ये सब के सब प्लस माइनस है, ठीक है ना? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस कितना होगा बोलो? 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बोलो 80 होता है, 65 था 80, 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड सो ऑन। समझे? यानी अगर किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो या तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, या तो प्लस और माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। 1.6 और 3.2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं हो सकता। क्या 1.8 इंटू 10⁻⁻? नहीं हो सकता। 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नहीं हो सकता। क्या आपको बात समझ आई? या तो वो ये होगा, या तो वो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। मतलब चार्ज कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। इस वजह से चार्ज इज क्वांटाइज। और इनके बीच में गैप देखो, 3.2 माइनस 1.6 1.6, 4.8 माइनस 3.2 1.6। तो इसमें 6.4 माइनस 4.8 1.6। तो इनके बीच में जो फिक्स्ड गैप आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो फिक्स्ड गैप आता है उसी को क्या कहते हैं? क्वांटा। तो ई इज द क्वांटा ऑफ चार्ज। क्या आपको क्लैरिटी आ रही है? ये मतलब, ठीक है ना? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो यही काम का है। प्रॉब्लम सॉल्व करने यही काम आएगा। अभी समझाता हूँ कौन सा प्रॉब्लम है। कॉपी कर लो तुम लोग उसको पहले। ये लिखे, लिखो उसको, लिखो। हमारा मास क्वांटाइज्ड है कि नहीं? बोलो। नहीं है क्वांटाइज, है ना? कोई भी वैल्यू हो सकता है। 58.5 हो सकता है, हो सकता है ना? 58.2 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन जब आप एटॉमिक लेवल पे जाके स्टडी करेंगे तो एटॉमिक लेवल पे क्वांटम फिजिक्स में पता लगता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उनका मास क्वांटाइज्ड होता है। वो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। लेकिन ये हायर लेवल की फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, ऐसा, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग इसी से रिलेटेड, ठीक है?
चलिए मेरे साथ में लिखिए, कैन 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एग्जिस्ट इन नेचर फ्रीली। क्या ये चार्ज आपको कोई रैंडम चार्जेस दे देंगे, इतना 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 है ये, तो बताओ क्या ये नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्रीली? तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझो, ध्यान से सुनो, तरीका समझाता हूँ, फिर आपको ट्राई करना उसको, आगे मैं और क्वेश्चन दूंगा उनको ट्राई करना, तरीका समझ लो। जब भी ऐसा सवाल आएगा कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो चार्ज का जो हमारे पास क्वांटाइजेशन रूल है वो लगा दो। क्या है वो? Q इज इक्वल टू क्या है, NE, प्लस माइनस बाद में देखेंगे, बस इसको सॉल्व करना है आपको। बस इसमें चार्ज का वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करना है, E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और N का वैल्यू निकालना है। N का वैल्यू अगर इंटीजर आया तो एग्जिस्ट करता है, N का वैल्यू अगर डेसिमल में आया तो एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ आई? ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। आइए सॉल्व करते हैं। ये कितना है, 4 इंटू कितना चार्ज है बोला है ना, 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N का वैल्यू निकालना है, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करेक्ट है, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसिल। सही है, बताओ N का वैल्यू कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1.6। इसको सॉल्व करेंगे, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻1 फिर 10⁻1 ये हो जाएगा। यस, यहाँ ये तो समझ में आता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता ही है आपको। अब बोलो यहाँ पर क्या होगा, 8 2 16, 8 5 40, कितना है 5/2, कितना आया 2.5। 2.5 इंटीजर होता है क्या? नहीं होता है। इंटीजर के सेट में आता था वो, नहीं आता, तो इट इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं है, देयरफॉर 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्या आपको तरीका समझ आया? ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया। तो और 2 सवाल यहीं मैं आपको दे देता हूँ, उसको आप अभी ट्राई कर लेना। क्वेश्चन इसमें, ये क्वेश्चन आप इसको ट्राई करो, 4 कूलम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, √2e एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। चलो आओ चेक करें, 4 कूलम आता है क्या, बोलिए 4 कूलम। Q का वैल्यू कितना है, 4 कूलम, ये एग्जिस्ट करता है क्या, चेक करते हैं। क्या तरीका है, Q इज इक्वल टू क्या है, NE, यहाँ 4 कूलम लिखेंगे, यानी 4 लिखेंगे, कूलम में ही है। N का वैल्यू निकालना है, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करेक्ट है। अब इसको नीचे भेज दो, बोलो क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ, 16 इंटू 10⁻20। क्या ये एक ही बात है? एक ही बात है। अब सॉल्व करेंगे इसको, बोलो n इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 16 और ये 10 टू कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या कर दो, 40 बना दो, तो ये कितना बन जाएगा 19 बन जाएगा, 10⁻19 बन जाएगा ये। सही है। इसको सॉल्व किया था, अभी कितना आया था 2.5 इंटू 10⁻19। इंटीजर है कि नहीं है, इंटीजर है। कैसे इंटीजर नहीं है, इसके 10 का पावर है ना, वहां नहीं था, यहाँ 10 का पावर है। 10 के पावर के आगे जो भी नंबर है वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अब तुम्हारा कंफ्यूजन ये है कि डेसिमल में आ रहा है, अरे इसमें से एक 10 निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। अब तुम ऐसे सोचो, पहले तो ये तरीका तुम देखो कि मैं क्या करता हूं, इसमें से एक 10 का पावर निकाल के मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, बोलो 10 इधर आ गया तो 10⁻18 बचा, 25 इंटू 10⁻18। सही है। अब इसको पूरा ओपन करो तो क्या आएगा 25, 0 0 0 0 0, डेसिमल आएगा क्या? इंटीजर में तो प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ सकता है, बस डेसिमल वाला नहीं आ सकता, तो ये इंटीजर है, समझे। तो दिस इज इक्वल टू इंटीजर। तो इसका मतलब देयरफॉर 4 कूलम कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है 4 कूलम। समझ आया? कंफ्यूजन अगर हटाना है तो मैं 1-2 एग्जांपल और दे देता हूं तुम लोग को, तुम लोग यहाँ देख लो उसको, देख लो उसको। 6.25 इंटू 10 इंटीजर है क्या बताओ? सब यहाँ देखो, 6.25 इंटू 10 इंटीजर नहीं है। 10 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 62.5 होगा, इंटीजर नहीं है। अब बताओ 6.25 इंटू 10⁻² है इंटीजर। कैसे? 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डेसिमल उधर चले जाएंगे, 10⁻² कर लो, -2 + 2
10⁻0 मतलब 1, 625 इंटीजर है। बात समझ आई? 6.25 इंटू 10⁻², इंटीजर है क्या? सॉल्व करो, बोलो। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? चार्ज कितना है? √2e। इसको चेक करेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या लगाएंगे? एन ई लगाएंगे। क्यू की जगह क्या आएगा? √2e एन ई। ई और ई कैंसिल, एन का वैल्यू क्या आया? √2। ये तो इंटीजर है, नहीं है बेटा। कितना है इसका वैल्यू? 1.41 है ना। इट इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। इसका मतलब देयरफॉर √2e कांट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। नेचर में ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलो जिनका नहीं हुआ कॉपी कर लो। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, मेरे साथ में लिखिए। इफ 2 into 10⁻19 electrons are supplied to a neutral body, then find the final charge on the body. बॉडी पे फाइनल चार्ज आपको पता करना है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को सप्लाई कर दिए गए तो फाइनल चार्ज क्या होगा? पहले बताओ, फाइनल चार्ज का नेचर क्या होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, नेगेटिव चीज आ गई तो नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसा अब आपको पता है कैसे निकालना है? चलो पता करो। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। ये क्या गिवन है पहले ये समझो, क्या गिवन है? ये क्यू है, एन है कि ई है? ई तो नहीं है, ई का वैल्यू तो फिक्स है। तो ये क्या है? क्यू है कि एन है? एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो। तो एन का वैल्यू गिवन है ये। आपको क्या पता करना है बेटा? फाइनल चार्ज। मतलब क्या पता करना है? क्यू पता करना है। ई तो आपको मालूम है। अब बताओ क्यू का फॉर्मूला क्या है? प्लस और माइनस एन ई, ये फॉर्मूला है। लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं तो क्या आएगा? माइनस। तो आपको खुद से लगाना पड़ेगा माइनस एन ई। क्या आपको समझा? आप एनी करके सॉल्व कर लो, लास्ट में माइनस लगा दो तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन साइन का ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको वो कंफ्यूज करेंगे वाला। ठीक है, चलो भाई। तो क्यू का वैल्यू वो तो निकालना है। इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ना, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। अब बताओ कितना हो जाएगा ये, बोलो। 16 2 3.2, तो -3.2 प्लस 19 -19 10⁻0, 10⁻0 10⁻01। वैसे ये बता देता हूँ, इसको हटा दो। तो प्लस 19 -19 10⁻0, 10⁻0 इज 1, तो -3.2 कूलम इज द आंसर। क्या आपको समझ आया? ऐसे लिखना है इसको। चलो कॉपी करें। If 10⁻6 electrons ejected from a body from a neutral body, then find the final charge. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं सिमिलर क्वेश्चन, ट्राई करो। आ जाना चाहिए भी। में एक स्टेप आगे लेकर जाऊंगा आपको। ठीक है, आप उसको बेसिक मेथड से मत जाना, मैं आपको उसका एक फॉर्मूला बना करके देता हूं। उस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो आप नहीं फंसेंगे उसके अंदर। ठीक है ना, बेसिक मेथड से जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, इफ 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स, मेरे साथ में लिखो, आर इजेक्टेड फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी per second, then find the time taken by it to get charged
अप टू प्लस 4.8 कूलम। ठीक है, चलो तो ये सवाल है। न्यूट्रल बॉडी से 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकल रहा है। ठीक, अब 10⁶ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है निकलते जा रहा है, इस पर चार्ज आते जा रहा है, तो इस पर कभी तो चार्ज प्लस 4.8 कूलम होगा, तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए, सवाल ये पूछा है। अब इनमें से टाइम का तो कुछ बताया ही नहीं आपने, टाइम तो कहीं नहीं है। आप वैसे सोच सकते हैं कि 1 सेकेंड में 10⁶ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 2 सेकेंड में 2 इंटू 10⁶, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना दोनों साइड पे, 2 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 3 सेकेंड में 3 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। T सेकेंड में T इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा है, आप वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लेंदी है और कंफ्यूज हो गया आप उसके अंदर। मैं एक फॉर्मूला बना के देता हूँ उसके अंदर। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है। आपको जो फाइनल चार्ज अगर पता करना है, Q इज इक्वल टू एनी, आपको याद है ना, Q इज इक्वल टू एनी आपको याद है ना। आप प्लस माइनस बाद में लगाना, प्लस चार्ज आएगा ऑब्वियसली, बताया है उसने। आप T से मल्टीप्लाई T से डिवाइड करना। फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने वो बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद भी बना सकते हैं। अब इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ वो समझ लो। Q मतलब Q फाइनल, फाइनल चार्ज कितना होगा। N मतलब कितने चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, एक T को उसके नीचे भेज दो, इनटू ये क्या है E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। लेकिन आपको एक अभी सवाल दे देंगे वो लोग, आगे आप, अभी मैं ही करा देता हूँ सवाल। एक सवाल दे देंगे आपको क्वेश्चन में, आपको स्लाइड में मिलेगा, वो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, +2, न्यूक्लियर रिएक्शन में निकल सकता है ना वो। हाँ, तो इस वजह से चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का नहीं आएगा, चार्ज जो पार्टिकल निकल रहा है उसका चार्ज आएगा। तो इस वजह से इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करता हूँ, चार्ज ऑन पार्टिकल, जो भी पार्टिकल निकल रहा है, चार्ज ऑन पार्टिकल। अच्छा, बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सर चार्ज ऑफ पार्टिकल होता है कि ऑन पार्टिकल होता है। दोनों सही है, दोनों सही है। कुछ किताबों बोलेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ तक किताबें बोलेंगी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दोनों सही। दोनों टाइप की चीजें पढ़ी मैंने बुक्स में, ठीक है ना। अब एक टी तो इधर आ गया, ये कौन सा टी है, ये फाइनल टाइम, कितना फाइनल टाइम लगेगा। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए डिराइव कर दिया मैंने। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, टाइम से मल्टीप्लाई, टाइम से डिवाइड कर दिया, बस कुछ नहीं किया। यही है इसका फॉर्मूला, इसको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में तो अभी पर सेकंड बोला है, तो ये वाले टी की जगह 1 आ जाएगा, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। लेकिन बोलता पर 2 सेकंड तो यहाँ 2 आ जाता। और ये कौन सा टाइम है, फाइनल कितना टाइम लगा। यहाँ कौन से पार्टिकल का चार्ज रखेंगे, जो पार्टिकल इजेक्ट हो रहा है या सप्लाई हो रहा है उसकी बात करेंगे। बात समझ आई, ऐसा है। तो इस तरीके से ये अपने सामने फॉर्मूला बन गया। अब डायरेक्ट हम लोग उसको यूज करेंगे। कितना है फाइनल चार्ज, +4.8 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10⁶। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू ये फाइनल टाइम। बात समझ आई। अब इसको सॉल्व करो, 6.0, 16 1 जा 16 3 जा, ठीक है। ये कितना होगा बोलो, -13, उधर जाके +13, तो कितना हो जाएगा फाइनल टाइम, टी फाइनल हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड्स। इतना टाइम, समझे। तो वो सब करने की जरूरत नहीं, यूनिटरी मेथड डायरेक्ट ही अप्लाई करो। अभी अल्फा पार्टिकल वाला सवाल भी करा देता हूँ मैं, आसानी से सॉल्व हो सकता है। चलो अगला सवाल। इफ अ न्यूट्रल बॉडी is to be charged to -3.2 coulomb in 200 seconds, then find the number of alpha particles ejected per second। ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में से इसको चार्ज करना है -3.2 कूलम 200 सेकेंड में। तो कितने अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड बाहर निकालने पड़ेंगे। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, +2e।
अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, +2e का चार्ज होता है, +2 का चार्ज। तो हर सेकेंड में कितने अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने चाहिए कि 200 सेकेंड में उस पर कितना चार्ज आ जाए, -3.2 कूलम का चार्ज आ जाए। ठीक है ना, चलो ट्राई करो। फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या फॉर्मूला है बताओ, Q फाइनल इज इक्वल टू बोलो N/T इंटू चार्ज ऑन पार्टिकल इंटू फाइनल टाइम। ठीक है, चलो दो कितना है, -3.2, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। N/T पता करना है, कितना है चार्ज ऑन पार्टिकल, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 2e का चार्ज, और कितना टाइम में बोला है, 200 सेकेंड। समझे, यही समझना है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला बना के देने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो आओ अब बोलो क्या होगा, 16 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये यहाँ -1 बच रहा है, ये N/T बच रहा है, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻17 बच रहा है। करेक्ट है, ठीक है, चलो भाई अब बताओ क्या होगा, बताओ, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इसका। हाँ बोलो क्या बच रहा है, बोलो, ये उधर जाएगा। ठीक है, N/T कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻⁻17। ठीक है, 10⁻17 ऊपर चले जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, तो 1/2 इज 0.5, यानी 5 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड, अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड। हर सेकेंड में इतने अल्फा पार्टिकल निकालने पड़ेंगे, 5 इंटू 10⁻16 अल्फा पार्टिकल, तब जाकर के 200 सेकेंड में -3.2 कूलम का चार्ज आएगा। मतलब ये कितना बड़ा यूनिट है कूलम भी, कूलम कितना बड़ा यूनिट है, 200 सेकेंड में इतने अल्फा पार्टिकल निकालने पड़ेंगे तब जाकर, हर सेकेंड में इतने अल्फा पार्टिकल निकालने पड़ेंगे तब जाकर के 200 सेकेंड में 3.2 कूलम का चार्ज आया। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। अगला सवाल, different type question. If body was initially charged to +3.2 coulomb, then 4 into 10⁻19 electrons are removed या ejected from the body, then find the final charge on the body। ठीक है ना, नाउ लिखना है यहाँ पर, नाउ। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉडी पे इनिशियली चार्ज कितना था, +3.2 कूलम का ऑलरेडी चार्ज था इस पर। ठीक, अब क्या करते हैं, इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, 4 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे तो अब बताओ बॉडी पे फाइनल चार्ज क्या होगा। ठीक है, चलो ट्राई, चलो भाई देखो, इफ बॉडी वॉज इनिशियली चार्ज टू +3.2 कूलम, है ना, और उसमें से अगर इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए गए तो अपने बोला टोटल इतने, क्या सेकंड मतलब टाइम की बात नहीं की है, पर सेकंड 5 सेकंड बात नहीं की है, बस इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए गए, तो अपने को बोलता है कि यहाँ पर फाइनल चार्ज क्या होगा। तो फाइनल चार्ज के लिए आप लोगों की आसानी के लिए एक फॉर्मूला बना के दे देता हूँ, फाइनल चार्ज इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज प्लस चार्जेस डेवलप्ड, डेवलप यहाँ चार्जेस डेवलप, चार्जेस डेवलप, कितने चार्ज डेवलप हुए वो। तो अगर फाइनल चार्ज निकालना है तो इनिशियल चार्ज प्लस चार्जेस डेवलप निकालना है। इनिशियल चार्ज कितना है, +3.2, तो ये तो है अपने पास, चार्जेस डेवलप निकाल लो। अगर इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए तो उस पर क्या चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो बताओ कैसे निकालते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन, अभी शुरुआत में कराया ना ऐसे क्वेश्चन, इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 2 सवाल दिए थे ऐसे, इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो उस पर क्या चार्ज आएगा, कैसे निकालते,
Q इज इक्वल्स टू प्लस एन। प्लस आएगा ये आपको खुद समझना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर ये माइनस होगा तो प्लस माइनस करके अलग आंसर हो जाएगा, प्लस होगा तो अलग आंसर होगा। बोलो कितना चार्ज आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 4 इंटू 10⁻19, 4 इंटू 10⁻19 और मल्टीप्लाइड बाय ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो गया, ये कितना हो जाएगा? 16 4 64, 6.4 कूलम का चार्ज आया। ये कौन सा चार्ज है? डेवलप्ड चार्ज। तो फाइनल चार्ज क्या होगा बोलो? Q फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज प्लस डेवलप्ड चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना है? प्लस 3.2 प्लस डेवलप्ड चार्ज कितना है? 6.4। समझ आया? ऐड कर दो, कितना होगा बोलो? कितना हो जाएगा? प्लस 3.2 प्लस 6.4, तो ये हो जाएगा 9.6 कूलम, है ना? 4 + 2 6 और ये 3 + 6 9, इस तरीके से 9.6 कूलम। सबको क्लियर है? ऐसे ही और एक है वो बताता हूँ, चलो ट्राई। अगले सवाल के लिए डेटा चेंज कर रहा हूँ मैं। इफ अ बॉडी वाज इनिशियली चार्ज टू नेगेटिव लोग -4.8 कूलम एंड 2 into 10⁻19 electrons are ejected from the body, then find the final charge। फाइनल चार्ज का फॉर्मूला इनिशियल चार्ज प्लस डेवलप्ड चार्जेस या चार्जेस डेवलप्ड, ठीक है ना? चलो निकालो, चलो देख लो भाई क्या करना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस एन ही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। एन का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये गए, कितना आया? प्लस 3.2। ये कौन सा है? डेवलप्ड चार्जेस, सही है। फाइनल चार्ज निकालना है। Q फाइनल इज इक्वल टू Q इनिशियल प्लस Q डेवलप्ड। इनिशियल कितना है? -4.8, डेवलप्ड प्लस 3.2, कितना आया? -1.6 कूलम। समझे? ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? चलो इसको पैक करो, अभी सॉल्यूशंस करेंगे। इसको बंद करो।